हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और हम प्रीवियस जो क्लासेस थी उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं हमें मैं बता देती हूँ। सेंसरी, अटेंशन, ये चीज़ें हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 5 चल रहा है हमारे, सेंसरी, अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस फॉर क्लास 11। तो सेंसरी में हमने ईयर के बारे में बात की थी और आइज के बारे में बात की थी। अटेंशनल में हमने सिलेक्टिव अटेंशन के बारे में बात की थी और हमने की थी सस्टेन्ड अटेंशन के बारे में बात। तो जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम आज बात करेंगे परसेप्चुअल प्रोसेस में। ठीक है, तो परसेप्चुअल प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। पहले परसेप्चुअल प्रोसेस होता क्या है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कहीं पे, अपनी मतलब किसी की भी चीज के बारे में इमेजिन करना, किसी चीज को देख के उसके बारे में कोई थिंकिंग बनाना, वो होता है क्या, परसेप्शन। तो परसेप्चुअल प्रोसेस जो है वो हमारा डिपेंड करता है किन चीजों पे, लर्निंग पे, मोटिवेशन पे, मेमोरी पे, एक्सपीरियंसेस पे और इमोशंस पे। ठीक है, और बाकी सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस पे। तो हम इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सेंसरी, अटेंशन, परसेप्चुअल प्रोसेसेस। तो परसेप्शन हमारा क्या हो गया, जितनी भी हमारी थिंकिंग है, किसी भी चीज को हमने विजुलाइज कर लिया, सेंसेस कर लिया और उसको एक मीनिंग देना, उन सब चीजों को इंटरप्रेट करना, वो हो गया हमारा परसेप्चुअल प्रोसेसेस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, प्रोसेसिंग अप्रोच इन परसेप्शन, ये है हमारी सेकंड, प्रोसेसिंग अप्रोच इन परसेप्शन। कि कैसे हम कोई भी चीज परसेप्ट करते हैं, परसेप्शन कैसे बनता है। दो अप्रोचेस है इसमें, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या हो जाता है कि पहले हम क्या करते हैं, बॉटम अप में पहले हम पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, फिर हम एज ए होल देखते हैं। पहले हम किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे, फिर हम देखेंगे एज ए होल। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं किसी भी एनिमल का, तो आप पहले क्या देखोगे, उसकी ईयर्स के बारे में, आइज के बारे में देखोगे, लेग्स के बारे में देखोगे, फिर उसको एज ए होल देखोगे। अगर हम गाय की ही बात करें तो बाकी उसके पहले पार्ट्स को आप देख रहे हो, फिर आपने इमेजिन किया, इसको परसेप्ट किया कि ये गाय है। ठीक है, ये क्या होगी, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, और जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच है उसमें हमने क्या करना है, पहले हमने एज ए होल देखा कि ये तो गाय है, फिर हमने उसके एक एक पार्ट्स को देखना है, बाकी पार्ट्स पे नजर हमारी बाद में गई। परसेप्शन, इसके टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो दो अप्रोचेस हो गई, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट हमारा आता है द परसीवर। अब द परसीवर पे हमने क्या पढ़ना है कि जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, जो परसीव कर रहा है, जिसकी माइंड में कोई चीजें चल रही है, विजुअल और सेंसरी जितने भी ऑर्गन्स है उसके थ्रू, उसके बारे में हमने पढ़ना है कि उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं उसके परसेप्शन को। तो इसमें पहले क्या आता है कि ह्यूमन बीइंग मैकेनिज्म और पैसिव रिसिपिएंट नहीं होता। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि किसी चीज को देख लिया और उसको एज इट इज मान लिया, उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। ठीक है, मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें हमारी दो तीन चीजें आ जाती है कि जो कि does factor affect the individual perception, कि उसकी जो परसेप्शन है उसको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में क्या होता है कि एक पर्सन क्या, मतलब कि उसकी नीड है क्या, उसकी डिजायर है और उसकी मतलब कि परसेप्शन पे कैसे प्रभाव डाल रही है वो। अब इसमें अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक इंसान है जिसने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, एक भिखारी है, एक भूखा इंसान है जिसने कुछ नहीं खाया है, तो उसको क्या दिखेगा, आप उसको दो तीन चीजें दिखा रहे हो, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, खिलौने लगे हुए हैं वहां पे, मतलब खाने का सामान है, एक जगह कपड़े हैं, उसको क्या दिखेगा, पहले उसको खाने का सामान ही दिखेगा। उसको पहले स्टॉल दिखेगी किसकी, फूड की, खाने की, क्योंकि उसने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है। पहली जो हमारी नीड आती है किस चीज की आती है, फूड की आती है, रोटी कपड़ा और मकान की आती है। तो उसमें सबसे पहले आती है रोटी। रोटी आप खाओगे तभी दूसरी नीड पे जाओगे। तो आपको मोटिवेशन क्या है यहाँ पे, हंगर। ठीक है, तो अगर आपको मोटिवेशन हंगर है तो आपको खाने की चीजें दिखेगी सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी में अगर हम मोटिवेशन में बात करें, अगर नॉन हंग्री है, अगर पर्सन ने सब कुछ खाया हुआ है, उसका मतलब कि पेट भरा हुआ है, वो देखेगा ही नहीं उस स्टॉल की तरफ, वो लग्जरी आइटम्स की तरफ देखेगा, या फिर उसके बाद पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो पहनने के कपड़ों की तरफ देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ परसेप्चुअल, एक्सपेक्टेशन इन गिवन सिचुएशन भी बोल सकते हो, एक्सेप्टेशन इन परसेप्चुअल
सेट भी बोल सकते हो इसमें। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका एग्जांपल लेके मैं बताऊं तो एक दूध वाला है, वो रोज सुबह 7 बजे दूध की थैलियां देके जाता है, ठीक है, दूध देके जाता है। तो अगर सुबह 7 बजे बैल बजती है तो आपके माइंड में फर्स्ट स्ट्राइक क्या करेगा कि मिल्कमैन होगा, दूध वाला होगा। आप ये तो नहीं सोचो कि कोई और भी हो सकता है, लेकिन कोई और भी हो सकता है। 7 बजे अगर कोई भी आएगा तो, लेकिन आपके माइंड में स्ट्राइक क्या किया आपने, परसेप्ट क्या किया कि मिल्कमैन है, ठीक है। तो हम क्या सोच रहे हैं, या फिर रेगुलर इंटरवल पे हम गिवन सिचुएशन हमें जो डेली मिलती है उसमें क्या होता है, वो हमारे माइंड पे, परसेप्शन पे हमें अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव स्टाइल, ठीक है। इसमें दो चीज होती है, फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब कॉग्निटिव स्टाइल में क्या आ जाता है, इट रेफर्स टू कंसिस्टेंट वे वी परसीव द एनवायरमेंट। तो फील्ड इंडिपेंडेंट में इसमें दो चीजें आती है, फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट। तो फील्ड डिपेंडेंट में क्या आएगा, परसीव द वर्ल्ड इन होलिस्टिक मैनर। होलिस्टिक मैनर मतलब कि किसी भी चीज को एज ए होल देखना है, आपने उसको टुकड़ों में डिवाइड करके नहीं देखना है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं फ्लावर पॉट का, तो फ्लावर पॉट में क्या होगा, आप उसको पूरे को, फ्लावर पॉट को इकट्ठा देख रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया फील्ड डिपेंडेंट, ठीक है। और फील्ड इंडिपेंडेंट पे क्या आ जाएगा, आप फ्लावर पॉट को अलग अलग पार्ट्स में बांट के देख रहे हो। जैसे कि उसकी मतलब कि आपने जो उसकी फ्लावर्स है उसको अलग कर दिया, जो पॉट है उसका वो अलग देखा आपने, ठीक है। तो उनका अलग अलग क्या मीनिंग निकलता है और उसको इकट्ठा करने पे क्या मीनिंग निकलता है, ये होते हैं फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट। अगर मैं इसमें बात करूं क्या कहते हैं, फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट पे, तो इसमें अगर मैं आपको एक चीज होती है कि आपको मैंने एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक सेकेंड, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ इसमें। तो इसमें जैसे कि एक ये ट्राइंगल बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये चीज बनी हुई है, आप इसको एज ए होल देखना चाहोगे तो आपको ये ऐसे नजर आ रही है। अगर आप इसको पार्ट्स के अंदर देखना चाहोगे तो ये कैसे नजर आएगी, सिंपल आपको ये ट्रायंगल्स नजर आएंगे। इसको एज ए होल कर दिया हमने, इकट्ठे वो कर दिया, तो एक्चुअल में पिक्चर ऐसी थी, लेकिन आप अभी क्या देख रहे हो, इसके पार्ट्स में इसको ऐसे देख रहे हो। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक के ऊपर एक लगा के इसने ऐसा बनाया होगा ट्रायंगल, एक क्यूब इस टाइप से, मतलब कि ये मिस्र का जो पिरामिड टाइप बनाया होगा, क्योंकि हमें हॉल में अलग ही देखने को मिलती है और इसमें अलग ही देखने को मिलती है। अब इसमें एक और चीज भी आती है, गैस्टॉल्ट नामक एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी चीज को पार्ट्स में देखो तो वो अलग दिखाई देती है और उसको एज ए होल देखो तो वो अलग दिखाई देती है। तो उस चीज को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब इसमें नेक्स्ट चीज है कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, कि कौन सा बंदा, कौन सा पर्सन किस एक्सपीरियंस कर रहा है किस चीज को, मतलब कि डे टू डे लाइफ में, या फिर उसने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी सिचुएशन, मतलब कि अपनी लाइफ में, पास्ट में उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है और उसका बैकग्राउंड कैसा है, कौन सा कम्युनिटी से, कौन से कल्चर से वो बिलोंग करता है। ये चीज डिपेंड करती है कि उसका परसेप्शन कैसा रहा होगा। अब इसमें क्या क्या चीज आती है, पीपल कमिंग फ्रॉम पिक्चर एनवायरमेंट फेल टू रिकॉग्नाइज दैट ऑब्जेक्ट इन पिक्चर। अब पिक्चर लेस एनवायरमेंट, तो इसमें क्या आता है कि ऐसे पर्सन है जहाँ पे मतलब कि सोशल मीडिया है ही नहीं, जहाँ पे टीवी नहीं है, जहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी अभी तक गई ही नहीं हुई है, ऐसे गाँव है, ठीक है। वहाँ पे ना तो आपको टीवी है देखने के लिए, ना फोटोग्राफ्स है, ना कैमरा है। तो वो एक पर्सन है जो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसने कभी पिक्चर अपनी लाइफ में देखी नहीं है। आप उसको पिक्चर दिखा के बोलोगे कि क्या आप इसको जानते हो या क्या आप इसको पहचानते हो, वो पर्सन उसके सामने अगर वो चीजें होंगी तो भी वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि पिक्चर जैसी कौन सी कोई चीज भी होती है, वो उसको पहचान ही नहीं पाएगा, ठीक है। और एक और चीज इसमें होती है कि जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हो
तो उस एरिया के बारे में जो आपका परसेप्शन होता है वो राइट होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो हिली एरिया से बिलोंग करेंगे, हिली एरिया में रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो स्नोफॉल होती है वहां पे वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, जितनी भी अलग अलग टाइप की स्नो होती हैं, जितनी भी अलग अलग टाइप की स्नोफॉल होगी वो इजीली डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हम यहाँ से हिली एरिया में जाते हैं, मतलब हम हिली एरिया में नहीं रहते, हम वहां पे जाते हैं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कौन सी स्नोफॉल किस टाइम पे हो रही है, किस टाइप की है, हम नहीं पहचान पाएंगे उसे, हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे ये येलो कलर की है या फिर लाइट येलो होती है इस टाइम पे मतलब हैवी होती है, इस टाइम पे वैसी होती है, हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते। लेकिन जो वहां पे पर्सन रहते हैं वो इजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सेम ऐसी बात करते हैं कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की या फिर ऐसे जगह पे रहने वाले लोगों की, जैसे मेघालय है, मेघालय में बहुत ज्यादा वनस्पति है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, तो उसमें क्या होगा, वो इजीली जो वहाँ की मतलब कि पेड़ पत्ते हैं या पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कौन सी चीज किस चीज का पेड़ है ये। लेकिन हमारे जैसे पर्सन जो मतलब कि ऐसी जगह पे रह ही नहीं रहे हैं, हम मैदानी एरिया में रहे हैं, हम नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। तो कल्चरल बैकग्राउंड का भी और एक्सपीरियंसेस का भी हमारे परसेप्शन पे प्रभाव पड़ता है। वो लोग परसेप्शन उनका करेक्ट होता है, हम उसको परसेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे दो चीजें जो है, होम परसेप्शन और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें प्रिंसिपल्स, डिफरेंट प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है कि कैसे कैसे कोई चीज, हम किसी भी चीज को कैसे कैसे परसेप्ट करते हैं। तो इसमें जो मतलब कि पहली चीज आ जाती है कि हम किसी भी चीज को कैसे परसेप्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, तो उसकी हमारी अलग अलग चीजें होती हैं। तो फर्स्ट इसमें जो आता है वो आता है फॉर्म परसेप्शन के बारे में। फॉर्म परसेप्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल्स इज नोन एज फॉर्म परसेप्शन। किसी भी चीज को देख के उसको कुछ मतलब निकालना, एज ए होल उसका कोई मतलब निकालना। ये बिखरा हुआ सामान था, हमने इसको ये बना दिया, कोई मीनिंगफुल चीज बना दी, ऐसी इमारत बना दी ईंटों से, ईंटों को अलग अलग दिख रहे हो, बिखरी पड़ी है, उसका कुछ भी बन सकता है। एक बड़ी सी लंबी सी बिल्डिंग बन सकती है उसकी, या एक मकान बन सकता है जो एक फ्लोर वाला हो। तो आप उसको एज ए होल देख के अलग उसका विजुअल बनेगा, और आपको उसको पार्ट्स में देखोगे तो अलग विजुअल बनेगा। इस चीज को हम बोलते हैं फॉर्म परसेप्शन, कि किसी चीज को लेकर या देखकर उसको कुछ मीनिंगफुल चीज बना देना, ठीक है, उसको कुछ मीनिंग देना उस चीज को। जैसे आप कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, उस चीज को कुछ मीनिंगफुल चीज बना देना, उस चीज को कोई मीनिंग देना। जैसे ईंटें हैं पड़ी हुई है, लेकिन उसका कुछ मीनिंगफुल बनाने का क्या मतलब है, एक मकान बना दिया, एक घर बना दिया, ठीक है, वो क्या मीनिंग देना उस चीज को। ये होता है फॉर्म परसेप्शन, एक परसेप्शन फॉर्म करना है जो कि मीनिंगफुल हो, ना कि यूजलेस हो। अब नेक्स्ट इसमें जो आती है वो हमारी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आ जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि हम बाइसिकल देखते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स देखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उसको एज ए होल देखने का मतलब बनता है, वो काम आती है किसी चीज के। लेकिन अलग अलग पार्ट से क्या काम आएंगे, कुछ काम नहीं आएंगे, ठीक है। अगर बिना साइकिल के आप यूज करोगे उन पार्ट्स का, क्या यूज है, कुछ भी यूज नहीं है। नेक्स्ट हमारे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आ जाती है, जिसमें मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको फ्लावर पॉट का। तो उसमें यही है कि एज ए होल इज डिफरेंट देन सम ऑफ देयर ऑल पार्ट्स। इन चीजों को मिलके हम कुछ और भी बना सकते हैं, और इन चीजों को मिलके हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अलग चीज, तो होल का मतलब ये है जो मीनिंगफुल चीज है, और उसको पार्ट्स में देखना एक अलग चीज है। जैसे फ्लावर्स अगर पौधों पे लगे हुए हैं या फिर हमने तोड़ के रख लिए हैं, हो सकता है हम उसको मतलब पूजा में यूज करें या किसी और चीज में उसकी माला बना रहे हो, ठीक है। और जो फ्लावर पॉट है तो उसको पॉट को हम कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो सकता है हमने पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया हो उसको, या फिर और किसी उसमें प्लास्टिक के फूल लगाए हो, ऐसे फूल ना लगाए हो। अगर हम फ्लावर पॉट को एज ए होल देख रहे हो, उन फ्लावर्स को उसमें लगा के देख रहे हैं, तो हमारी एक अलग विजुअल बनेगा और वैसे अलग बनेगा। तो गेस्ट्रोल साइकोलॉजिस्ट ने क्या बिलीव करते थे कि सेरेब्रल प्रोसेस जो होता है आर ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द परसेप्शन ऑफ ए गुड फिगर, कि कुछ मीनिंगफुल, कुछ अच्छा बनाने की उसमें वो सोचते थे, ठीक है। एज ए होल तक हम चीजों को देखें तो कुछ हम अच्छी फिगर के बारे में इमेजिन करते हैं।
किसी भी चीज की कोई अच्छी सी फिगर हो या फिर कुछ मीनिंगफुल चीज हो, ठीक है। और इसमें एक और चीज है कि जब हमारी कोई भी चीज ऑर्गेनाइज वे में होती है तो हम उसको जल्दी विजुलाइज कर देते हैं, उसको जल्दी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमें उल्टी सीधी कोई भी चीज दी जाए तो हम उसको इतनी इजीली इमेजिन नहीं कर पाएंगे जितनी इजीली इमेजिन हम किसी भी ऑर्गेनाइज चीज को कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ अलग सा ऐसा बना दिया, आप इसको इमेजिन करोगे, क्या इमेजिन करोगे, क्या है ये, कुछ नहीं, ठीक है। अगर यहीं पे मैंने कुछ और बनाया है इसके अलावा, ये बॉक्सेस बनाए हैं, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, आप यहाँ पे इमेजिन कर पाओगे कि ये स्क्वायर शेप बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। मीनिंगफुल फिगर हो गया, यही गेस्टोल साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं विजुअल फील्ड प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। तो विजुअल फील्ड प्रिंसिपल में हमारे ये वाले प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। इनमें क्या होता है, हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी चीज को हमने कैसे देखना है और कैसे हम उसको इमेजिन करते हैं, हमारा परसेप्शन कैसे अफेक्ट करता है इन चीजों से, कौन कौन सी विजुलाइज हम चीज करते हैं, हम इसको प्रिंसिपल को हम विजुअल फील्ड प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, विजुअल फील्ड प्रिंसिपल्स। किसी भी चीज को हमने कैसे विजुअल करते हैं, हम इसको कैसे देखते हैं, उसके ही प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी है ये। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमारा बताता है कि ऑब्जेक्ट जो कि क्लोज है आपस में, हम उसको एक ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी देख रहे हैं, इसमें इसमें हमने क्या किया, आपके एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल है, ये छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं, फिर ऐसे बने हुए हैं। तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप बनाने हैं, हम कैसे बनाएंगे, इसका हम एक ग्रुप बना देंगे, एक ग्रुप, इसका हम सेकंड ग्रुप बना देंगे, ठीक है, सेकंड ग्रुप बना देंगे। हमने जो चीजें पास है उसको हमने ग्रुपिंग कर देंगे उसकी, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जो पास है उसको हमने पहले ग्रुप बनाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है कि जो चीजें सिमिलर है उनका हमने एक ग्रुप बनाना है और जो चीजें डिफरेंट है उनका अलग ग्रुप बनाना है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वालों का एक ग्रुप और डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक वाले का एक ग्रुप। इसमें पास और दूर का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये जो है, ये चीजें हैं जो सर्कल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स हैं, ये वन ग्रुप से बिलोंग करेंगी, हम इसको G1 भी लिख सकते हैं। ये जो ट्राइंगल्स है ये G2 से बिलोंग करेंगे, ये जो सर्कल्स है ये फिर G1 से बिलोंग करेंगे। तो ये क्या हो गया, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाली चीजें हैं उसका हमने एक ग्रुपिंग करनी है उसकी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बोलता है कि दो लाइंस हैं जो कंटिन्यू वे में चल रही हैं, उसका हमें नहीं पता कितनी वो चीजें हैं, कितनी कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे जा रही है। हमने एक इमेजिन कर ली कि एक लाइन है ए बी, ठीक है, और एक लाइन है सी डी, 2 लाइनें हैं, ठीक है, चल रही हैं, कहाँ तक जाएंगी हमें नहीं पता है, कंटिन्यू है। अब उसके बाद ये कहाँ टकरा रही है, इस पॉइंट पे टकरा रही है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी के कुछ भी, ठीक है। तो हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताता है कि हमने कैसे किसी भी चीज को, कोई चीज कंटिन्यू जा रही है लेकिन जहाँ पे वो टकरा रही है उसको हमने एक नाम देना है, उसकी ग्रुपिंग कर देनी है कि हमारे पास ये चीजें हैं, ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है जो कि पी पे काट रही है। हमने इस टाइप से उसको विजुलाइज करना है, क्योंकि आप देखने तो नहीं जाओगे ना कि वो लाइन कहाँ पे एंड हो रही है, या फिर बुक में आपको ये तो नहीं बताया जाएगा, आपको ये बोल दिया जाएगा इन्फिनिटी है ये लाइन, चल रही है, ठीक है, चलती जा रही है, कहाँ तक जा रही है नहीं पता, नहीं पता आपको। तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू चल रही है उसको हम इमेजिन कर लेंगे, क्या क्या हमने इमेजिन करने की चीजें, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ जा रही है उसको हमने एक नाम दे दिया, और कहाँ पे टकरा रही है उसको एक नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस।
अब प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस हमारा बोलता है कि स्मॉलर जो एरिया होता है उसको हम जल्दी विजुलाइज कर देते हैं। जो स्मॉलर एरिया को हम फिगर मान लेते हैं और जो बड़ा एरिया होता है उसको हम बैकग्राउंड मान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बोर्ड की बात करूं, इस पे मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। तो आप इसको क्या मानोगे, इसको फिगर मानोगे और इसको बैकग्राउंड मानोगे। ये व्हाइट कलर का जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड को आप बैकग्राउंड मानोगे, है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस यही कहता है कि जो छोटी चीज है उसको हमने फिगर मानना है और जो बड़ी चीज है उसको हमने बैकग्राउंड मानना है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्रिकल एरिया इज सीन एज फिगर एंड एसिमेट्रिकल एरिया इज बैकग्राउंड। तो इसमें सिंपल चीजें बताई गई है कि जब एक चीज मतलब कि सिमेट्रिकल है, मतलब कि उसको आप पहचान सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, गुड फिगर में एक मीनिंगफुल चीज है तो उसको आपने फिगर मानना है और बाकी चीजों को आपने बैकग्राउंड मानना है। जैसे ये आपको व्हाइट बोर्ड का बैकग्राउंड है और इसमें ये मैंने एरो बना दिया, ठीक है, एरो बना दिया, ये फ्लावर बना दिया। फ्लावर बना दिया तो आप किसको फिगर मानोगे, इस चीज को आप फिगर मानोगे, इस चीज को बैकग्राउंड मानोगे, इसको फिगर मानोगे, इसको बैकग्राउंड मानोगे, ठीक है। जो मीनिंगफुल चीज आपको दिख रही है, बोर्ड क्या मीनिंगफुल है, अगर बोर्ड का कोई एड नहीं है, ये पूरा व्हाइट होता पीछे, क्या ये बैकग्राउंड नहीं है ना, क्या है ये बैकग्राउंड है, इसमें कुछ मीनिंगफुल पिक्चर तो नहीं निकल रही। जो पिक्चर जो आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो ये फ्लावर की है और एक एरो की है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस हमारा जो बोलता है प्रिंसिपल सराउंडेडनेस हमारा कहता है कि एरिया सराउंडेड बाय अदर्स इज टाइम टू बी सीन एज फिगर। इसको मैं एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं तो जैसे कि ये चीज है, ठीक है, ये आपका व्हाइट बोर्ड इमेजिन कर लो आप, और इस पे ये मैंने लिफ्ट लिख दिया तो आपको लग रहा है ये फिगर है, ठीक है। अगर यहीं पे मैं क्या कर दूं, इसको हटा दूं, ठीक है, इसको मैंने ये चीज हटा दी और बाकी मैंने इसको ब्लैक कर दिया पूरा, इसको मैंने पूरा ब्लैक कर देना है और सिर्फ इस वाले एरिया को व्हाइट छोड़ देना है। तो जो ब्लैक एरिया है वो आपको लगेगा फिगर और जो व्हाइट एरिया है वो आपको लगेगा बैकग्राउंड, ठीक है। जो लिखा हुआ आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, उसके बाद आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे। मैं आपको इसमें एक फोटो भी दिखा दूंगी आपको इस चीज की, तो आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और बजाय कि इसकी मैं इसी को मतलब कि वो कर दूं, इसी को हाईलाइट कर दो, इसको फिगर बना दो, तो आप इसको इजीली इमेजिन कर पाओगे। तो अगर आप इसको विजुलाइज नहीं कर पाओगे, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस, कि जो सराउंड में एरिया है, जो बैकग्राउंड एरिया है, अगर उसको हम कलर कर देते हैं तो आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें क्या लिखा है, आपको ध्यान नहीं जाएगा कि इसमें लिफ्ट लिखा हुआ है। ये मैं आपको एक पिक्चर भी इसमें इंसर्ट करके दिखा रही हूँ, उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर हमें कहता है कि अगर कोई भी फिगर में कोई स्पेस रह जाता है तो हम उसको अपने आप विजुलाइज कर लेते हैं, हमारा माइंड उसको अपने आप विजुलाइज कर लेता है। तो अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, आप इसको क्या इमेजिन कर रहे हो, ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, लेकिन फिर भी आप ट्रायंगल इसको इमेजिन करोगे क्योंकि आपका माइंड है जो मीनिंगफुल फिगर्स होते हैं ना उसको इमेजिन कर लेता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा तब आपको एक
बचपन में एक कलर बुक दी जाती थी, उसमें क्या होता था, डॉट डॉट बनाए जाते थे, ऐसे बना दिए, ठीक है, सर्कल बना के दे दिया डॉट का, या कोई फिगर बना दी उसमें ऐसे डॉट डॉट किए जाए, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें इमेजिन कर लेते हो कि ये एक सर्कल रहा होगा, ये सर्कल बनेगा, तो आप उसको ऐसे फिल कर लेते हो। आपका जो माइंड है वो आप फिल करके वो विजुलाइज कर लेता है मीनिंगफुल इमेज को। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे चैप्टर 5 जो है ये यहाँ तक मैंने बता दिया है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल फील्ड। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम बात करेंगे परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। ठीक है, थैंक यू।